पापा की अस्थियां अभी गंगा में विसर्जित भी नहीं हुई थी और मेरे भाई ने भरे समाज में वसीयत का वो पन्ना पढ़ा जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। उसके हाथ में एक कागज़ था और चेहरे पर एक अजीब सी जीत की मुस्कान। हमारे घर का आंगन रिश्तेदारों से भरा हुआ था। सफ़ेद चादरें बिछी थी, हवा में अगरबत्ती की महक थी और कोने में बैठी मेरी माँ की सिसकियाँ अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन मेरे बड़े भाई विमल को शायद इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसे जल्दी थी, पिता की मौत के बाद संपत्ति पर कब्जा करने की जल्दी। उसने गला साफ किया और भारी आवाज में कहा, पापा ने जाने से पहले यह वसीयत वकील साहब से बनवाई थी। इसमें साफ लिखा है कि इस पुराने मकान और गांव वाली जमीन का वारिस मैं हूँ, यानी उनका इकलौता बेटा। और रही बात सुधा की, उसने मेरी तरफ देखा। वो नज़र ऐसी थी जैसे मैं कोई कूड़ा हूँ जिसे अब घर से बाहर फेंकने का वक्त आ गया हो। सुधा की शादी हो चुकी है, वो अपने ससुराल जा चुकी है, अब उसका तलाक हो गया है। तो इसका मतलब यह नहीं कि वो यहाँ हिस्सेदारी जमाएगी। पापा ने लिखा है कि सुधा को 5 लाख रुपए नगद देकर इस घर से विदा किया जाए। वहाँ सन्नाटा पसर गया। 5 लाख रुपए और घर से विदा। मैं वहीं खंबे के सहारे खड़ी थी, मेरे पैर कांप रहे थे। मेरा नाम सुधा है, उम्र 34 साल। 5 साल पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन दहेज के लोभियों ने मुझे उस हद तक तोड़ा कि मुझे वापस अपने पापा के घर आना पड़ा। पिछले 3 सालों से मैं यहीं थी। पापा को कैंसर था। विमल भैया तो शहर में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मजे से रह रहे थे। पापा के सेवा अस्पताल के चक्कर, उनकी गंदी चादरें बदलना, रात रात भर उनके इसी रहाने जागना, यह सब मैंने किया था। और आज पापा के जाते ही मुझे 5 लाख की कीमत लगाकर पराया किया जा रहा था। मुझे विमल भैया से उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने माँ की तरफ देखा। मुझे लगा वे उठेंगी और वो बोलेंगी कि नहीं विमल, इस घर में सुधा ने अपने खून पसीने से सेवा की है। लेकिन माँ चुप रही। उन्होंने अपनी नज़रें झुका ली। शायद उनके लिए भी बेटा ही कुल का दीपक था और मैं बस एक टूटी हुई जिम्मेदारी। उस दिन मैंने कुछ नहीं कहा। मैं चुपचाप अपने कमरे में गई, वही कमरा जहाँ पापा ने आखिरी सांस ली थी। वहाँ की हवा में अभी भी उनकी दवाइयों की गंध थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि पापा ऐसा कर सकते हैं। वो तो मुझे बेटा कहते थे। वो हमेशा कहते थे, सुधा तू ना होती तो मैं कब का मर गया होता। क्या वो प्यार झूठा था? क्या समाज के डर से उन्होंने भी बेटे को ही सब कुछ दे दिया था? अगर आपको ये लगता है कि बेटियों को भी माता पिता की संपत्ति में बराबर का हक और सम्मान मिलना चाहिए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगले 2 दिन घर में तनाव का माहौल था। विमल भैया ने घर बेचने के लिए डीलरों को बुलाना शुरू कर दिया था। वो चाहते थे कि मैं वो 5 लाख लूँ और कहीं किराए के मकान में चली जाऊँ। मेरी भाभी, जो आज तक पापा को देखने नहीं आई थी, अब पूरे घर ही में मालकिन की तरह घूम रही थी और तय कर रही थी कि कौन सा पुराना सामान कबाड़ी को देना है। तीसरे दिन मैं पापा की पुरानी अलमारी साफ कर रही थी। विमल भैया ने कहा था, सुधा ये सब कबाड़ बाहर निकाल, हमें अलमारी खाली चाहिए। मैं रोते हुए पापा के पुराने कपड़े, उनकी डायरियाँ और उनका चश्मा समेट रही थी। तभी मेरे हाथ एक पुरानी भूरे रंग की मोटी किताब लगी है। पापा की रामायण थी, वो रोज इसे पढ़ते थे। मैंने उसे छाती से लगा लिया। अचानक उस किताब के पन्नों के बीच से एक लिफाफा नीचे गिरा। लिफाफा बहुत पुराना नहीं लग रहा था, उस पर किसी का नाम नहीं था, बस एक ओम का निशान बना था। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी और एक बैंक लॉकर की चाबी। चिट्ठी पापा की टेढ़ी मेढ़ी लिखावट में थी, शायद उन्होंने अस्पताल जाने से कुछ दिन पहले ही लिखी थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। मेरी प्यारी बिटिया सुधा, मैं जानता हूँ कि जिस दिन मैं नहीं रहूँगा उस दिन तेरे लिए दुनिया बदल जाएगी। मैं अपने बेटे विमल को भी जानता हूँ और अपनी पत्नी की मजबूरी को भी। वो तुझे कमज़ोर समझेंगे, तुझे बोझ समझेंगे। विमल जिस वसीयत को दिखाकर तुझे डराएगा, वो मैंने गुस्से और दबाव में 6 महीने पहले बनवाई थी, जब विमल ने मुझे इलाज के पैसे बंद करने की धमकी दी थी। मैं मजबूर था बेटा, मैं जीना चाहता था ताकि कुछ दिन और तुझे देख सकूं, लेकिन मैं अन्याय करके नहीं मर सकता। मेरी आंखों से आंसू टप टप गिरकर कागज को गीला कर रहे थे। आगे लिखा था, यह चाबी शहर वाले बैंक के मेरे पर्सनल लॉकर की है। इस लॉकर के बारे में तेरी माँ को भी नहीं पता। इसमें असली वसीयत है जो रजिस्टर्ड है और सबसे नई है, और साथ में कुछ ऐसा है जो तुझे विमल के सामने सिर झुकाने नहीं देगा। डरी मत, हक मांगना नहीं, छीन लेना, तेरा पापा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे अंदर का डर अब खत्म हो गया चुका था। अब मेरे अंदर एक आग थी, वही आग जो पापा ने मुझे दी थी। अगली सुबह तेरहवीं की रस्म थी। पूरे समाज इकट्ठा हुआ था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। भोजन के बाद जैसी स्थिति बन गई। विमल भैया ने फिर से वही बात छेड़ी। तो जैसा कि सब जानते हैं, मैं कल से घर के रिनोवेशन का काम शुरू करवा रहा हूँ। सुधा, वो मैंने चेक तैयार रखा है। उन्होंने एक चेक मेरी तरफ बढ़ाया। ये ले सुधा, 5 लाख। और देख, मैंने शहर के किनारे तेरे लिए एक विधवा आश्रम में बात कर ली है, वहाँ तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। रिश्तेदारों में खुसर फुसर शुरू हो गई। किसी ने कहा, बेचारा भाई कितना कर रहा है, तो किसी ने कहा, तलाकशुदा लड़की को और क्या चाहिए। मैंने वो चेक हाथ में लिया। विमल भैया के चेहरे पर विजय मुस्कान थी। मैंने उस चेक को सबके सामने 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। विमल भैया चिल्लाए, दिमाग खराब है तेरा, यह क्या बदतमीजी है। मैं अपनी जगह से उठी। मेरी आवाज़ में अब कंपन नहीं था। बदतमीजी मैं नहीं, तुम कर रहे हो भैया। पापा की आत्मा अभी शांत भी नहीं हुई और तुम मुझे आश्रम भेजने की तैयारी कर रहे हो। जिस पिता की सेवा में के लिए तुमने एक दिन की छुट्टी नहीं ली उनकी कमाई खाने का हक तुम्हें किसने दिया। भाभी बीच में बोल पड़ी, अरे जुबान तो देखो इसकी, इसी जुबान की वजह से पति ने छोड़ा होगा। कागज बोल रहे हैं, वसीयत
विमल के नाम है। मैंने अपने पर्स से वो चाबी और एक नया दस्तावेज निकाला जो मैं सुबह ही बैंक और वकील के पास से लेकर आई थी। कागज़ सच बोल रहे हैं भाभी, बस आप गलत कागज़ पढ़ रही हैं, मैंने ज़ोर से कहा। मैंने वकील साहब को इशारा किया जो मेरे साथ आए थे। वकील साहब आगे आए और उन्होंने अपनी असली वसीयत पढ़ना शुरू किया। श्री किशन लाल जी की अंतिम और पंजीकृत वसीयत के अनुसार, चूंकि उनके बेटे विमल ने पिछले 10 सालों में उनसे व्यापार के नाम पर 24-25 लाख रुपए लिए और कभी वापस नहीं किए और उनके बुढ़ापे में उनकी कोई सेवा नहीं की, इसलिए वो अपनी कुल संपत्ति, मकान और गांव की जमीन अपनी पुत्री सुधा के नाम करते हैं। विमल भैया का चेहरा फक पड़ गया। यह झूठ है पापा, ऐसा नहीं कर सकते। वकील साहब ने एक और कागज निकाला और सुनिए, किशन लाल जी ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि यह घर असल में सुधा के उन गहनों को गिरवी रखकर बचाया गया था जो उसे उसकी नानी ने दिए थे। 10 साल पहले जब घर बिकने वाला था तब सुधा ने ही अपने पहने गहने दिए थे। विमल जी, तकनीकी रूप से यह घर पहले ही दिन ही से ही सुधा का ही है। पूरे समाज के सामने विमल भैया की असलियत नंगी हो गई थी। वो पसीने से तरबतर थे। वो माँ की तरफ मुड़े। माँ, आप तो कुछ बोलो, ये सब क्या हो रहा है? और तब पहली बार माँ बोली। माँ अपनी जगह से उठी और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उन्होंने विमल की आंखों में देखा और कहा, सही तो हो रहा है। मैं चुप थी क्योंकि मुझे लगा मेरे बाद तेरा क्या होगा, लेकिन आज सुधा की आंखों में मुझे तेरे पापा दिखाई दे रहे हैं। तूने जो जीते दिए अपने बाप को मार दिया था वो तो सुधा थी जिसने उन्हें 3 साल जिलाए रखा। यह घर सुधा का है और मैं अपनी बेटी के साथ रहूंगी। तुझे कनाडा जाना था ना, तू जा। कहानी के सबसे भावुक मोड़ पर हम आ गए हैं। अक्सर आप भी मानते हैं कि बेटा बेटी एक समान होते हैं, तो कमेंट में पापा की परी जरूर लिखें और चैनल सब्सक्राइब करें। विमल भैया और भाभी के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। जिस समाज को वो गवाह बनाकर मुझे इज्जत करना चाहते थे, वही समाज अब उन पर थूक रहा था। एक बुजुर्ग ताऊजी ने कहा, बेटा विमल, कफन में जेब नहीं होती, लेकिन कर्मों का हिसाब यही होता है। अपनी बहन के पैर पकड़ और माफी मांग। विमल भैया गुस्से और शर्म से लाल होकर वहां से चले गए। भाभी भी उनके पीछे पीछे निकल गई। उस दिन शाम को जब सब चले गए और मैं और माँ उस बड़े से खाली घर के बरामदे में बैठे थे, माँ ने मेरा सिर अपनी गोद में रखा और बहुत रोई। मुझे माफ़ कर दे सुधा, उन्होंने कहा। मैं एक बेटे की चाह में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे अपनी सोने जैसी बेटी का दुख नहीं दिखा। मैंने माँ के आंसू पोंछे। मुझे अब किसी की शिकायत नहीं थी। पापा मेरे साथ नहीं थे, लेकिन उनका आशीर्वाद उस वसीयत के रूप में मेरे सिर पर छत बनकर तना था। उन्होंने साबित कर दिया था कि एक पिता के लिए उनकी सेवा करने वाली संतान ही उनका असली वारिस होती है, चाहे वो बेटा हो या बेटी। आज मैं उसी घर में एक ट्यूशन सेंटर चलाती हूँ। माँ मेरे साथ है। विमल भैया कभी कभार फ़ोन करते हैं जब उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है, लेकिन अब मैं वो डरी हुई सुधा नहीं हूँ। मैंने सीख लिया है कि रिश्ते खून से नहीं, एहसास और परवाह से बनते हैं। निष्कर्ष और सीख। दोस्तों, इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि उत्तराधिकारी वो नहीं जो जन्म से बेटा हो। उत्तराधिकारी वो है जो बुढ़ापे में माता पिता की लाठी बने। और आप सभी पिताओं से एक निवेदन है, अपनी बेटियों को इतना कमजोर मत समझिए कि उन्हें पराया धन मान ले। कई बार बेटियां वो कर जाती हैं जो बेटे सोच भी नहीं सकते। अपने हक के लिए लड़ना गलत नहीं है और पाप को सहना सबसे बड़ा पाप है। अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू लाए हैं तो प्लीज़ इसे अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। क्या पता आपकी एक शेयर किसी और सुधा को हिम्मत दे दे। जाने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते।